तो जब भी किसी ब्रांड की किसी सीरीज का नया फोन लॉन्च होता है वो पिछले साल की सीरीज से एक बेटर अपग्रेड होता है, उसकी कमियों को पूरा करने का काम दिया जाता है इसको। लेकिन ऐसा केस ओप्पो के 14X में नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर आता है डायमेंसिटी 6300 का, यही सेम प्रोसेसर आपको पिछले साल के ओप्पो के 13X में भी देखने को मिलता है, उससे पिछले साल के ओप्पो के 12X में भी देखने को मिलता है। और मजे की बात ये होती है ना कि कुछ लोग को ये चीजें पता ही नहीं रहती और वो फोन ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें समझ आता है क्योंकि वो बाद में हमारी वीडियो देखते हैं। तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि ऐसी जागरूकता वाली वीडियो आपके सामने आते रहे। तो चलिए खत्म, बाय बाय टाटा। सबसे पहली चीज जो अपग्रेड हुई है, इसका बेस वेरिएंट 4GB रैम से आपको देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट 6GB रैम से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए बेस वेरिएंट। अब इन लोगों ने प्राइस कम करने के लिए ये चीज की होगी, क्योंकि 4GB रैम वाला आपको 14,000 में मिल जाता है सारे ऑफर के साथ में, और 6GB रैम वाला आपको 16,000 तक मिलता है ऑफर्स के साथ। तो देखो 16,000 के हिसाब से बॉक्स में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि अच्छा केस यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अलग से केस खरीदने के पैसे हमारे बच जाएंगे ना। फोन को जब फर्स्ट टाइम आप पकड़ोगे तो हैवी फील होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। एंड दूर से फोन को देखोगे ना तो फोन अच्छा लगेगा आपको, ऐसा कुछ डायमंड कट वाले यहाँ पर पैटर्न भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही फोन को आप पास में जाके पकड़ोगे तब आपको इसके प्लास्टिक बिल्ड का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बैक भी प्लास्टिक है, फ्रेम्स भी प्लास्टिक मिल जाते हैं। एंड बैक में जो है ना मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है, स्टिल थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स मजेस वहाँ पर लग जाते हैं। बाकी फोन छोटा बिल्कुल नहीं है, ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। एंड कॉर्नर्स कर्वी हैं, तो आपका जो है इन हैंड फील में ना चुभेगा नहीं ऐसे कॉर्नर्स। और साथ में फोन ना थोड़ा मोटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से वेट भी थोड़ा इसका बढ़ जाता है। तो ओवरऑल बजट के हिसाब से बाकी ब्रांड्स भी सेम ही बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। बाकी यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिलती है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है, तो एक सिम एक SD कार्ड लगा सकते हो। एंड हेडफोन जैक का गड्ढा यहाँ पर दे रखा है, बट जो स्पीकर है वो आपको यहाँ पर मोनो मिल जाता है। एंड ऊपर में कोई भी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को नहीं मिलता, बट साउंड क्वालिटी उससे पहले सुना देता हूँ, ओरियलिटी का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो साउंड क्वालिटी आपको एवरेज टाइप की देखने को मिल जाएगी। एवरेज हैप्टिक्स भी मिलते हैं, जिनको मैंने पहली फुर्सत में ऑफ कर दिया था। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। अब इस फोन के ऐसे ऐसे तगड़े अपग्रेड्स आने वाले जिनको सुन के आप बिल्कुल हिलने वाले, तो कुर्सी की पेटियां अच्छे से बांध लीजिए। सबसे पहली चीज है यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलती है बड़ी है, लेकिन ये HD+ वाली डिस्प्ले, मतलब 720p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जिससे आपको एक चीज पकड़ के चलना है कि जो भी आप देखोगे कोई शार्पनेस देखने को नहीं मिलेगी, कलर्स आपको थोड़े येलोइश टाइप के देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इस बजट में ऐसा ही मिलता है, बाकी और भी फोन है, जैसे Realme का P4X हो गया, Vivo का T4X हो गया, जिसमें आपको फुल HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है LCD डिस्प्ले में। ज्यादा पैसे देके एक 720p वाली डिस्प्ले ले रहे हैं, तो ये अपग्रेड ही हुआ ना, बहुत बढ़िया वाला। बाकी HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। एंड YouTube में भी 2K 60fps वीडियो यहाँ पर चल जाती हैं। बाकी ओवरऑल कलर्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि थोड़े येलोइश टाइप के आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। एंड सैमसंग वाले क्या बोलते थे कि कौन हो तुम, आपको प्राइवेसी डिस्प्ले दे दी सैमसंग वालों ने, लेकिन यहाँ पर बिना प्राइवेसी डिस्प्ले के साइड से देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आज हम सैमसंग वालों से पूछते हैं, क्या है बे तू? मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसा कुछ हाल है कलर का। बाकी बेजल्स भी जो हैं मिनिमल तो नहीं मिलते हैं, चिन काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। एंड आउटडोर में इनफ ब्राइट फील होता है कि दिख जाता है, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा आप डायरेक्टली सनलाइट में देखोगे तब थोड़ा सा यहाँ पर आपको आंखें छोटी छोटी करके देखनी पड़ेगी। इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी स्मूथ फील होता है। एंड ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन यहाँ पर है। नाउ कनेक्टिविटी में सारी चीज़ें हैं, लेकिन IR ब्लास्टर नहीं है, ना ही NFC है, ना ही नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। चलो बाकी दोनों चीज़ नहीं, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन तो यहाँ पर होना चाहिए था, जिसकी वजह से ना सामने वाली पार्टी को आपकी बैकग्राउंड की नॉइज ज़्यादा जाएगी। इसके अलावा 5G की स्पीड अच्छी आ रही थी, 5G+ हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा था, 4G+ भी कांस्टेंट देखने को मिल रहा था। Vio 5G भी आता है, कॉल करते टाइम ये VoLT पे आ जाता है, लेकिन कभी कभी Vio 5G पे रहता है, तो मन मौजी है जब फोन का मन किया। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कॉल रिकॉर्डिंग भी जॉनो मोनो की आराम से चुपके से कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पर सॉफ्टवेयर, जो आपको यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन Android 15 आपको देखने को मिलता है। इनका कहना है कि पुराने साल का ही सॉफ्टवेयर चलाइए, क्योंकि वही पॉलिश मिलेगा इस टाइम पे। बाकी 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। एंड अपडेट के मामले में कितना रेगुलर है ये आपको Android 15 देखे इन लोगों ने बता ही दिया है। बाकी फोन को जब फर्स्ट टाइम बूट करोगे मेक श्योर करना कि ये रिकमेंडेशंस को ऑफ कर देना, अदरवाइज फालतू नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एंड आउट ऑफ 128GB इतना कुछ आपको शुरू में फ्री मिलेगा। एंड फोन जैसी बूट होगा, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स होम स्क्रीन में आपका स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे, तो इनको जो है ना पहली फुर्सत में आपको डिसेबल कर देना। इसके साथ 13 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अनशंट वाले भर रखे हैं इन लोगों ने, बट सबको अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन को भी आपको ऑफ करना है, जैसे ऐप मार्केट हो गया, गेम सेंटर, इंटरनेट, फोन मैनेजर एंड थीम स्टोर।
साथ में फिंशल पे को और ओप्पो स्टोर को हमने अनइंस्टॉल भी कर दिया था। बाकी एक और चीज़ आती है, जैसे आप साउथ डाउन करोगे आपको ग्लोबल सर्च में यहाँ पर बहुत सारे रिकमेंडेशन दिखा देगा एंड शेल्फ में भी यहाँ पर जो है ना आपको फालतू चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इनको होम स्क्रीन की सेटिंग में जाके आपको ऑफ कर देना है। इसके अलावा यूआई के बेसिक फीचर जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप इंटरनेट, स्पीडोमीटर, बाकी यहाँ पर एआई के भी फीचर्स हैं, लेकिन जिसमें पहली चीज़ है सर्कल टू सर्च यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, गूगल जेमिनी मिल जाता है। देन आपको एआई एडिटर के ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, स्मार्ट कटआउट मिलता है एंड स्क्रीन ट्रांसलेट के साथ साथ एआई असिस्टेंट फॉर नोट वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो कुछ एआई फीचर्स की कटौती भी यहाँ पर की गई है। बाकी अगर एनिमेशन के बारे में बात करें तो ऐप ओपन का, क्लोज का, ऐप के बीच में स्विच करने के प्रॉपर एनिमेशन मिलता है, विजेट ओपन क्लोज के एनिमेशन मिल जाते हैं, रीसेंट पैनल के भी एनिमेशन है, बट यहाँ पर कैप्सूल का कोई एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड ओवरऑल फोन को अगर सम अप करना हो तो एक सॉफ्टवेयर ही पार्ट ऐसा है ना जो कि आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज और अच्छा देखने को मिलता है। बाकी जो सबसे बेस्टेस्ट अपग्रेड है प्रोसेसर का, वही 3 साल पुराना प्रोसेसर मिलता है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है और ये Antutu Core 3D लाइट वाले वर्जन का है, तो इसमें भी इतना कम मिलता है। Geekbench आपको एवरेज मिल जाते हैं, ग्राफ ग्रीन है, बाकी 60,000 प्लस के रीड राइट स्कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो 3 साल पुराना प्रोसेसर दिया है तो इसकी कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कहाँ पर, जैसे डे टू डे यूसेज में भी अगर आप किसी ऐप को ओपन करोगे थोड़ा टाइम लेके वो बोलता है कि आराम से भाई, जल्दी क्या है। बाकी 1-2 ऐप खोलने के बाद तीसरा ऐप खोलोगे वो बोलेगा भाई अभी और आराम से खुलेगा मैं, और जैसे जैसे ऐसे ऐप खोलते जाओगे तो थोड़ा आपका ऐप ओपनिंग का टाइम और ज्यादा बढ़ता जाएगा। बट ओवरऑल ना आपको डे टू डे यूसेज में लैग वगैरह, जिटर वगैरह ये एक्सपीरियंस होता रहेगा। बाकी हमने 10 ऐप खोले थे, 6 से 7 ऐप ही बैकग्राउंड में रैम में थे, बाकी सारे ऐप्स को इसने क्लियर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पुअर रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगा। बाकी कैमरा के ऐप की लोड स्पीड आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। बेस्ट, बहुत फास्ट तो नहीं बोलूंगा और बहुत स्लो भी नहीं है। अब जैसे मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर बेस्ट चीज़ है, अब इतने पुराने हार्डवेयर को भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अच्छे से हैंडल कर ले रहा है। जैसे कैमरा ऐप को ओपन क्लोज करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी भी हमने करके देखा तो वहाँ पर कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा मेजर। बाकी हमने फोटो क्लिक करने के बाद भी मिनिमाइज किया, दोबारा ओपन किया, तब भी कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। एंड शटर स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो भी आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी फोटोज क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 से 3 सेकंड ले लेता है फोटो को लोड करने के लिए। बट यहाँ पर जो है ना मेन चीज़ हो जाती है, अगर आप सोचो गेमिंग कर लेंगे थोड़ी सी, नहीं भाई साहब, BGMI में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, जिसमें हमें जो है ना एवरेज परफॉर्मेंस मिली थी 40 to 45 FPS के बीच में। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है ना, इसका जायरोस्कोप बहुत ज़्यादा मतलब अनस्टेबल टाइप का है। कहीं पे भी हल्का सा आप मूव करोगे पूरा ऊपर चले जाएगा, ऊपर नीचे चले जाएगा। तो अगर आप जायरो प्लेयर हो तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब होने वाला है। बाकी एक और चीज़ है, गेमिंग करते हुए 5 मिनट होंगे, ये 5G से 4G पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके बाद भाई साहब ये 5G पे जाता ही नहीं है। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। बाकी बाईपास चार्जिंग और ये सारे कुछ फीचर्स आपको गेम मोड में इसके देखने को मिल जाते हैं। एंड हीटिंग का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि गेमिंग ही नहीं करने देगा तो हीटिंग कहाँ से होगी। तो अगर सम अप करें तो एवरेज परफॉर्मेंस आप पकड़ के चलिए। बाकी एक ही बेस्ट चीज़ मिलती है कि बैटरी कैपेसिटी बड़ी मिल जाती है। एंड हमारी यूसेज में मॉडरेट जो यूसेज रहा था, 1.5 से 2 दिन या आराम से चल जा रहा था 5G पे, जिसमें हमारी 60% तक ब्राइटनेस थी एवरेज। बाकी 2% का ही आइडल ड्रेन हुआ 5G पे मेरे एरिया में। एंड 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो अप्रॉक्स 1 आवर 45 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने में। बाकी एक और बेस्टेस्ट अपग्रेड मिल जाता है कि आपको बैक में कैमरा जो है ना 50 मेगापिक्सल मिलता है, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। भाई साहब कौन देता है आज के टाइम पे 5 मेगापिक्सल? लोग चांद पे पहुंच गए हैं, ये लोग हमें उल्टा 3GP वाले कैमरे पे ले जा रहे हैं। कितने लोगों ने 3GP वीडियोस शूट करी हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, यहाँ पर बिलो एवरेज फोटोज आपको देखने को मिल जाती है। कहीं पे लाइट को अच्छे से बैलेंस नहीं करता, डिटेलिंग फोटो में तो रहती ही नहीं है। तो नॉर्मल फोटो में ही नहीं, अगर आप वीडियो कॉल वगैरह करोगे तो वहां पर भी इसकी क्वालिटी का इशू आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रंट से बिल्कुल भी अच्छी फोटोज नहीं आती है। इवन सेम यही हाल आपको बैक सेंसर में देखने को मिल जाता है, कहीं पे लाइट बैलेंस नहीं करता है ढंग से, डिटेलिंग भी काफी मिसिंग लगेगी आपको। देने के लिए इन लोगों ने 2x जूम का ऑप्शन दिया है, लेकिन फोटोज में डिटेलिंग काफी एवरेज देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में भी हिम्मत देखो, इनकी 2x पोर्ट्रेट जूम दे रखा है, जिसमें डिटेलिंग आप देखोगे बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल जाती है। बाकी ये कुछ सैंपल्स है अलग अलग सिनेरियोज के, आप लोग बताओ आपको कैसी लगी फोटोज। बाकी अल्ट्रा वाइड तो नहीं है, लेकिन नाइट मोड में भी यहाँ पर एवरेज फोटोज देखने को मिल जाती है। और अगर वीडियो के बारे में बात करें तो फ्रंट से फुल HD 30 FPS, बैक से फुल HD 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। एवरेज टाइप की क्वालिटी दोनों से ही देखने को मिल जाती है। फ्रंट में थोड़ी स्टेबल आती है, लेकिन बैक में तो स्टेबलाइजेशन मिलती ही नहीं है। सो ओवरऑल कैमरा इसका बिलो एवरेज मिलता है। सो ये था ओप्पो का K14X। इतने सारे अपग्रेड दिए हैं कि हम इसको बिल्कुल आपको लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो आपको मैं बोलूँगा इस फ़ोन को ना लेके ना, आपके पास बेटर ऑप्शन है, जैसे वीवो का T4X हो गया, या आपको यहाँ पर रियलमी का P4X, इन दोनों की वीडियो भी चैनल पे है, तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर से चेकआउट करना। वहाँ पर बेटर वैल्यू आपको दे रहे हैं सेम रेंज में। तो भाई सावधान रहो और सतर्क रहो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं आपका बहुत जल्दी ऐसी किसी नो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन
जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। और इस फोन के टोटे टोटे कर देंगे।